Hello friends, this is Utkarsh Bhargav and in this video I'm going to teach you the concept of IS curve, its equation, shift and its slope. Let's get started guys. Now IS curve. Now what is the meaning of this IS? Guys, IS is about investment and savings. Let me tell you one thing, that IS curve captures the goods market in an economy. Goods market achieves its equilibrium when the aggregate supply is equals to aggregate demand. What? When aggregate supply is equals to aggregate demand. Let's start with the equation of IS curve. Aggregate supply is equals to the total output in an economy, the total income and output in an economy. So we can write AS as Y, whereas AD is equals to C plus I plus G. I am assuming this thing that the economy is closed. If you want to take the case of an economy, open economy, then you just add net exports. Fine. Or else just keep it simple, C plus I plus G. Now let's explore this. Now Y is equals to C. C is what? The consumption expenditure guys. Consumption expenditure can be written as C bar, which is the autonomous consumption, plus small c. Small c reflecting what? The marginal propensity to consume. ब्रैकेट में हम लिखते हैं that is income minus taxable income, where T is the tax rate multiplied by your income. Fine. और प्लस करते हैं हम इसमें transfers, means whatever you are earning from the transfers. Fine. Bracket closed. So this is all about the consumption expenditure. Now it's the turn of investment, I. Guys, investment is I bar minus BI. Now हम एक वेरिएबल के ऊपर यहां पर फोकस करने वाले हैं. What is B? Guys, B is the responsive change in investment with the change in rate of interest. What? Responsive change in investment with the change in rate of interest. कि आपके इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आएगा जब आपके इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज आए तो. जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर B के आगे एक माइनस साइन लगा हुआ है. ये माइनस साइन एक्सप्रेस करता है द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी. रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है गाइस. अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट का लेवल डाउन जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से फंड्स महंगे मिलेंगे. अब जब फंड्स महंगे मिलेंगे तो लोग फंड्स लेंगे कम. अब जब फंड्स मार्केट में जा रहे हैं कम तो इन्वेस्टमेंट भी होगी कम. एंड वाइस वर्सा, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है डाउन तो फंड्स सस्ते मिलेंगे तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे. इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होगी ज्यादा. तो ये माइनस साइन क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. फाइन. अब मैं आगे लिखता हूं G, which is we are keeping as constant, तो मैं उसके आगे लगा रहा हूं G बार. एंड नेट एक्सपोर्ट ये भी हम बार के साथ लगाते हैं. फाइन. सो वी आर कीपिंग ऑल द स्टफ एज कांस्टेंट. नाउ सो दैट इज आवर y इज इक्वल्स टू, हमने प्रॉपर एक इक्वेशन रेडी कर ली. अब जरा मैं यहां पर ये वाला ब्रैकेट ओपन करूं. सो विल गेट C बार प्लस स्मॉल cy माइनस C ty प्लस स्मॉल c tr प्लस बाकी की इक्वेशन सेम रहेगी. I बार माइनस BI प्लस G बार प्लस नेट एक्सपोर्ट बार. है ना? अच्छा, अब हम एक चीज एज्यूम कर रहे हैं. लेट्स से A बार. व्हाट्स A बार? दैट्स ऑटोनॉमस स्पेंडिंग गाइस. व्हाट? ऑटोनॉमस स्पेंडिंग. मैं यहां पर ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, दैट इज द मिनिमम लेवल ऑफ स्पेंडिंग, जो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होती. हम यहां पर मिनिमम लेवल ऑफ स्पेंडिंग को A बार मान के चल रहे हैं. और A बार के अंदर क्या क्या हम ऐड कर रहे हैं? दैट इज C बार प्लस, और क्या हम लेके चलेंगे? I बार प्लस G बार प्लस नेट एक्सपोर्ट बार. और हम एक और चीज लेके चल रहे हैं, दैट इज CTR. फाइन. तो हमने इन सारी चीजों को A बार से रिप्लेस कर देना है. तो मेरी ऊपर वाली इक्वेशन में क्या क्या चीजें A बार के साथ मर्ज हो जाएंगी? C बार चली गई, CTR
आई बार, जी बार और नेट एक्सपोर्ट बार। तो अब मेरे पास क्या इक्वेशन रेडी हो जाएगी, दैट इज y इज इक्वल्स टू a बार प्लस सी वाई माइनस सी टी वाई माइनस बी आई। सिंपल। अच्छा, अब मैं y वाली टर्म सारी एक साइड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या रेडी हो जाएगा, हमारे पास रेडी हो जाएगा y माइनस सी वाई प्लस सी टी वाई इज इक्वल्स टू ए बार माइनस बी आई। अब इसमें से मैंने y कॉमन ले लिया, y अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस सी प्लस सी टी इज इक्वल्स टू ए बार माइनस बी आई। फाइन। सो अब मैं ये इक्वेशन एक साइड ले जाता हूं, तो विल गेट 1 माइनस सी प्लस सी टी मल्टीप्लाइड बाय ए बार माइनस बी आई। फाइन। सो दिस is known as our IS equation, guys. This is known as the IS equation. अच्छा, इस IS equation को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं गाइस, मैं 1 माइनस सी, यस गाइस, 1 बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी को हम लेते हैं मल्टीप्लायर। व्हाट? मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर का जो हमारा सिंबल है दैट इज अल्फा। सो अल्फा मल्टीप्लाई बाय ए बार माइनस बी आई। तो ये भी मेरी IS की इक्वेशन रेडी हो गई। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ IS कर्व। लेट्स लुक अपॉन द शेप ऑफ IS कर्व गाइस। लेट अस ड्रॉ द IS कर्व। ओके, मैं अब यहां पर IS कर्व आपके सामने डिराइव करूंगा। I am taking AD oblique AS on the y axis, come output on the x axis। मैं नीचे वाले पैनल में, हम यहां पे दो पैनल्स ड्रॉ कर रहे हैं, मैं नीचे वाले पैनल में अगेन y मैं x एक्सिस पे लेके चल रहा हूं और y एक्सिस पे लेके चल रहा हूं मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइस, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट। व्हाट? इन द मार्केट। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स है या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स है। मैं बता दूं गाइस, ये एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपका। अगर आप कहीं ना कहीं एक छोटी सी कैलकुलेशन अपने माइंड में करें कि अगर आपको सेविंग्स करने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो बैंक बोरोड फंड्स के ऊपर भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा, है कि नहीं? तो अगर इंटरेस्ट रेट एक ज्यादा होगा तो दूसरा भी ज्यादा होगा। तो ये एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और वहीं अगर बैंक आपको सेविंग्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो दे रहा है, तो बैंक आगे जिनको लोन दे रहा है उनसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा। तो दोनों लो होंगे या दोनों हाई होंगे। तो इन शॉर्ट यहां पर ये मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जरा मैं ऊपर वाले कर्व में एएस और एडी कर्व बना दूं। एएस कर्व, that's always 45 degree. Why it is always of 45 degree? Because you have taken the same scale on the x and the y axis. And if we talk about the AD curve, that's our AD. Fine. Let's name this as AD1, which is of course the combination of C plus I plus G plus the net exports. Fine. अच्छा, इस AD लेवल पर आपका एक A बार और BI रहा होगा, है ना, जो आगे आपने मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है ना। मैं अपने केस के अंदर लेके चल रहा हूं कि सपोज जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका गिर गया, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया फ्रॉम लेट्स से I1 टू I2। जैसे ही मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, तुरंत आपको क्या चीज देखने को मिलेगी कि आपकी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट लेवल है, द इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। फाइन। लेट्स से कि आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई फ्रॉम I1 टू I2, और आपकी जो पुरानी एडी है उसमें मैं आपकी इन्वेस्टमेंट मार्क कर देता हूं अब I1, और ये जो हमने इधर लिखा हुआ है A बार माइनस बी है, उसमें भी मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 मार्क कर दिया। तो यानी कि पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 पर इन्वेस्टमेंट कितनी, अगेन कैपिटल I1। अब जैसे ही आपकी इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा,
तो तुरंत आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि आपकी इकोनॉमी का जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो बढ़ गया। अब इन्वेस्टमेंट मैंने बढ़ाई तो नया एडी भी आ गया, तो नई इन्वेस्टमेंट के साथ एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई टू प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। फाइन, और आपको यहां पर मिल गया ए बार माइनस बी आई टू। फाइन, अच्छा मैं यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी मार्क कर देता हूं। Now that's my equilibrium E1 जिसमें मेरा इनकम इज Y1 और इसी Y1 को मैं नीचे भी एक्सटेंड कर देता हूं। That's the new equilibrium E2 with the new AD और इससे मेरे को इनकम Y2 मिली। तो Y1 Y2 मैं नीचे भी ले आया क्योंकि नीचे वाले स्केल पे भी मैंने Y ही लिया हुआ है नीचे पैनल के एक्स एक्सिस पे। अच्छा, अब आप जैसा देख सकते हैं कि जो मेरा पैनल सेकंड है, दैट्स माय पैनल सेकंड, दैट्स पैनल फर्स्ट। पैनल सेकंड के y एक्सिस पर हमने ले रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप जैसा देख सकते हैं कि जब आपका ऊपर वाले पैनल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो था, लेट्स से I1, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 था, लेट्स मार्क दिस एज पॉइंट A, वी हैव डिराइव्ड पॉइंट A फ्रॉम पॉइंट E1, reflecting a very simple thing. What? When the rate of interest is I1, when the rate of interest is I1, तो आपकी इनकम लेवल कितना है? Y1, है ना? So when the rate of interest is I1, your income level is Y1. So you derived point A. Similarly, मैंने point E2 से, equilibrium E2 से मैं derive करता हूं point B. Point B नीचे क्यों आया? क्योंकि पॉइंट बी आपको तब मिला था जब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, क्योंकि आपके केस में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है ना? तो जैसे ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ आपका, तो तुरंत आपने क्या देखा कि आपकी इनकम लेवल इंक्रीज हुई। दस बाय ज्वाइनिंग दिस ए एंड बी, बाय ज्वाइनिंग दिस ए एंड बी एंड बाय एक्सटेंडिंग दिस, you got your IS curve. So IS curve represents what? The inverse relationship between the rate of interest and the level of income in an economy. So that was the derivation of income curve, guys. जल्दी से मैं बात करता हूं अब शिफ्ट के बारे में। ओके, जल्दी से हम शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर हम शिफ्ट के बारे में बात करें गाइस, तो शिफ्ट विल हैपन बिकॉज ऑफ द चेंज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग। ऑटोनॉमस स्पेंडिंग क्या थी? ए बार के किसी भी कंपोनेंट में अगर कोई चेंज आता है तो आपके एग्रीगेट डिमांड में आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। फाइन, अच्छा मैं आपको फटाफट से यहां पर शिफ्ट वाला केस भी करके दिखा दूं। मैं ऊपर वाले पैनल में अगेन y एक्सिस पे ADAS लेके चल रहा हूं और x एक्सिस पे y, नीचे अगेन y और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब मैंने ड्रॉ किया हमारा एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, अगेन इसको मैंने नाम दे दिया AD1 C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। फाइन, अच्छा अब यहां पे भी आपका A बार माइनस BI। अब इस वाले केस में मैंने अगेन यहां पर एक इक्विलिब्रियम मार्क करना है, बट उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपके ए बार में चेंज आएगा या ए बार के किसी कंपोनेंट में चेंज आएगा तो ही आपको आपके आईएस कर्व में शिफ्ट देखने को मिलेगा। लेट्स टेक द केस ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। फाइन, उस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मैं प्रेजेंट करूंगा डेल्टा जी, यानी कि एडिशनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। जैसे ही डेल्टा जी हुआ तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका एडी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। व्हाट? एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगेन ए बार और बी आई अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कोई चेंज ही नहीं आया, बट स्टिल यू गॉट अ न्यू एडी रिफ्लेक्टिंग व्हाट? सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस डेल्टा जी। वाई डेल्टा जी? बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, सो नए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर आपको नया इक्विलिब्रियम मिल गया क्योंकि नया एडी वहां पर आपको मिला था। तो ये आपको Y1 Y2। मैं इन इक्विलिब्रियम पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए नीचे वाले पैनल तक लेकर आता हूं।
again y1, y2. Now these two equilibrium points leads to shift in IS. Why? अगर आप एक बात ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही एडीज के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो सेम था। अब IS कर्व के y एक्सिस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि आपकी इनकम आउटपुट में चेंज आया, यानी y में चेंज आया, जिसके पीछे रीजन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपनी जगह पर कांस्टेंट रहा, फाइन, और आपकी इनकम लेवल चेंज हो गई। फ्रॉम E1 पॉइंट आई डिराइव्ड पॉइंट A, फ्रॉम E2 आई डिराइव्ड पॉइंट B, रिफ्लेक्टिंग व्हाट? रिफ्लेक्टिंग द लेवल ऑफ आउटपुट Y1 at the rate of interest I. Similarly, point E2 reflecting what? The level of income Y2 at rate of interest I. तो मैंने पॉइंट A पर एक IS कर्व ड्रॉ करा डाउनवर्ड स्लोपिंग, और एक पॉइंट B पर IS कर्व मैंने ड्रॉ करा, फाइन। सो दैट इज माय IS1, दैट इज माय IS2। सो शिफ्ट किस वजह से आया गाइस? कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ के किसी और रीजन की वजह से अगर आपके कर्व में कुछ चेंजेस आए तो उसके पीछे जो रीजन था दैट वाज ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, और कर्व में मूवमेंट नहीं, कर्व में क्या देखने को मिलेगा आपको? शिफ्ट। मूवमेंट कब होगी? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से चेंज आए। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिना ही आपके इनकम आउटपुट यानी कि वाई में चेंज आएगा, तो दैट वुड लीड टू व्हाट? शिफ्ट इन द IS कर्व, फाइन। सो दैट इज व्हाट इज द शिफ्ट इन द IS कर्व। ओके, अगर IS कर्व के शिफ्ट की, यस गाइस, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन की अगर हम बात करें, सो लेट मी बिल्ड एन इक्वेशन फर्स्ट। लेट्स से दैट्स y1। मैं इक्वेशन 1 यहां पर लेके चल रहा हूं। इक्वेशन 1 के अंदर हमने लिया a बार। मैं आपको याद दिला दूं गाइस, हमने पूरी की पूरी इक्वेशन अभी स्टडी करी थी। मैं इस इक्वेशन को पिक करने वाला हूं। So y is equals to a bar plus cy minus cty minus bi. Fine. So a bar plus cy minus cty minus bi. Fine. तो मैंने बिल्कुल सेम इक्वेशन उठाई यहां पर। अच्छा, हम एक चीज करेंगे कि इन इनकम के आगे हम y1 लगा देंगे। मैं बता दूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको कि IS कर्व में शिफ्ट ग्राफिकली, देन अब हम उसको बाय इक्वेशन प्रूव करने वाले हैं। तो ग्राफिकली हम समझ चुके हैं, अब बाय इक्वेशन देख लेते हैं हम। सो ये हमारी पुरानी इनकम। नाउ अगेन मैंने क्या किया कि डेल्टा जी से, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया। तो जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो मेरे को नया इनकम लेवल अचीव होगा, दैट इज ए बार प्लस CY2 माइनस CTY2 माइनस BI प्लस डेल्टा जी, है ना, प्लस डेल्टा जी। नाउ सब्ट्रैक्ट, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट सेकेंड एंड फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट से अब हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट विल गेट, दैट इज सिंपल y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यस प्लीज, a बार प्लस CY2 माइनस CTY2 माइनस BI प्लस डेल्टा जी, है ना। माइनस क्या किया, a बार माइनस CY1 प्लस CTY1 प्लस BI, है ना। तो देखते हैं हमारा क्या क्या यहां पर कैंसिल होता है। सबसे पहले a बार से a बार कैंसिल हो गया, है ना, और क्या कैंसिल हो गया, BI से BI कैंसिल हो गया। ओके, अब गाइस मैं यहां पर कुछ चेंजेस करने वाला हूं। हम y2 माइनस y1 को सिंपल डेल्टा y लिख सकते हैं, है ना, वो आपको चेंज इन y ही देगा। सिमिलरली मैं CY2 और CY1 और CY1 को भी हम उसमें C को कॉमन लेते हुए हम y2 माइनस y1 उसे लिख सकते हैं, है ना। C को कॉमन ले लिया और लिख दिया y2 माइनस
y1 और उसके आगे आप देख सकते हैं CTy2 और CTy1। सिमिलरली मैंने उसके अंदर क्या किया कि मैंने प्लस CT मैंने कॉमन ले लिया और उसके अंदर हमने क्या चीज ले ली, दैट इज अगेन y2 माइनस y1। फाइन। और हमारे पास क्या बचा है यहां पर डेल्टा G। नाउ अब क्या होगा, मैं यहां पर डेल्टा y इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C डेल्टा y है ना, और यहां पर क्या लिख सकते हैं प्लस CT डेल्टा y है ना, और यहां पर प्लस डेल्टा G। अब आपका डेल्टा y वाली सारी की सारी हम वेरिएबल्स एक साथ लिख सकते हैं। सो डेल्टा y माइनस डेल्टा C डेल्टा y माइनस, yes please, that is CT delta y is equals to delta G। Okay, one more thing guys, यहां पर आपका this thing was in minus and this thing was in plus। हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में भी हमारे पास एक मल्टीप्लायर बना था गाइस, यही मल्टीप्लायर हमारे पास दोबारा से रेडी होगा, 1 माइनस C प्लस CT। फाइन। सो ये यहां पर आके आपका प्लस में बन गया जब इक्वेशन इधर आई तो। ओके, सो मैंने यहां पर डेल्टा y कॉमन लिया तो दैट इज 1 माइनस C प्लस CT इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा G। देयरफॉर आपके पास क्या इक्वेशन रेडी हुई, दैट डेल्टा y बाय डेल्टा G इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस C प्लस CT। So that is the equation, or you can call this as government spending या government expenditure multiplier। ये क्या बताता है आपको, यस गाइस, आपके पास C और T की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, डेल्टा G की वैल्यू भी आपको बताई जाएगी और इससे आपके पास डेल्टा y रेडी हो जाएगा। ये डेल्टा y क्या है, मैं आपको एक बार ये वाला क्वेश्चन एनालाइज करा दूं। हमारी एक वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको उसको न्यूमेरिकली भी पूरा एक्सप्रेस करके दिखाऊंगा। फाइन। आप इस डेल्टा y से ये वाले इनकम का चेंज पता लगा सकते हैं। मींस आपके आईएएस में किस एक्सटेंट तक शिफ्ट आया वो आप कैसे पता लगाएंगे, सिंपल डेल्टा y बाय डेल्टा G इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस C प्लस CT के थ्रू। फाइन। तो आपके पास क्वेश्चन में ये वाली वैल्यूज गिवन होगी, ये भी वैल्यूज गिवन होगी और उसके थ्रू आपके पास यहां पर एक वैल्यू रेडी हो जाएगी जिसको आप डेल्टा y से आराम से मेजरमेंट कर सकते हो उसका। फाइन। सो दैट वाज द शिफ्ट ऑफ इंडिफरेंस योर आइसो क्वांट गाइस, सॉरी आईएस कर्व। नाउ अब आता हूं मैं लास्ट स्लोप के ऊपर। आईएस कर्व का स्लोप क्या होता है, अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट y। नाउ आई एम ड्रॉइंग अ सिंपल इंडिफरेंस कर्व, सॉरी गाइस, आईएस कर्व। हमने एक सिंपल आईएस कर्व ड्रॉ किया। नाउ व्हाट आर द स्लोप ऑफ आईएस कर्व। आईएस का स्लोप क्या होता है गाइस, जरा जल्दी से आप इसको समझेंगे। देयर आर टू स्लोप्स ऑफ आईएस कर्व, फर्स्ट अल्फा एंड सेकंड इज बी। व्हाट्स अल्फा एंड व्हाट्स बी, अल्फा इज सिंपली द मल्टीप्लायर गाइस, है ना। मल्टीप्लायर हमने पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था, मैं याद दिला देता हूं आपको। मल्टीप्लायर, यस, दिस इज द मल्टीप्लायर, दिस इज द फर्स्ट स्लोप। और आपने बी भी पढ़ा था, बी कहां पे पढ़ा था गाइस, ये रहा आपका बी, दिस इज बी। ये बी एक्चुअली कहां से आता है, आपकी यस इन्वेस्टमेंट वाली इक्वेशन वाला बी, जो कि क्या दिखाता था, बी क्या प्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्सिव चेंज, रिस्पॉन्सिव चेंज इन इन्वेस्टमेंट with the change in rate of interest। फाइन, जो कि एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। नाउ अब जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर।
when alpha and b increases, or you can say कि जब अल्फा और बी की वैल्यू ज्यादा हो, then in that case the IS curve will be flatter. Now a very big question, how? गाइज अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी है, प्लीज इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, अल्फा की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब कि मल्टीप्लायर बहुत ज्यादा है, अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर वाई में चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे। फाइन, कि अगर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में बड़ा नॉमिनल भी चेंज आया है तो बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट आपकी इकोनॉमी के अंदर इनकम में चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे। फाइन, सो इन दैट केस जो आपको आपका आईएस कर्व देखने को मिलेगा वो होगा फ्लैटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। व्हाट? फ्लैटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। बात समझ में आई? और ये तो बात करी मैंने ज्यादा अल्फा की वैल्यू बड़ी होने पर। अगर बी की वैल्यू ज्यादा है, बी क्या बताता है गाइस? रिस्पॉन्सिव चेंज इन इन्वेस्टमेंट विद द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए बी की वैल्यू ज्यादा है, बी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है? दैट द पब्लिक इज हाईली रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा भी चेंज आया है तो लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। कैसे? लोग अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हल्का सा फॉल हुआ, लेट्स से कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो I1 से I2 हुआ, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा, तो बहुत ही थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने पर अगर लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बी की वैल्यू हाई है, सो दे विल टेक अ लॉट ऑफ फंड्स, वो बहुत सारा पैसा लोन पर ले लेंगे। अब अगर बहुत सारा पैसा लोन पे ले लेंगे तो अगेन जाके वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे। तो सीधी सी बात है कि आपके आईएस कर्व के अंदर जो आपकी इनकम का चेंज है वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। सो दिस सिंपली मींस दैट when the value of alpha and b are high, the curve would be flatter. On the other hand, when alpha and b are low, yeah, they are decreasing, then in that case the IS curve will be, yes, steeper. Now again question, how? कैसे स्टीपर होगा? ये बहुत ही इजी गाइस। मैं अगर नीचे यहां पर आपको कर्व ड्रॉ करके दिखाऊं तो अगेन ओरिजिन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, y। अगर मैं बोल रहा हूं कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, मींस मल्टीप्लायर बहुत लो है, तो आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन से भी चेंज होगा तो आपको वहां पर इनकम में चेंज बहुत ही लो देखने को मिलेगा। फाइन, मींस अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका I1 से I2 गिर गया तो लॉजिकली तो लोगों को बहुत सारा पैसा लोन पे ले लेना चाहिए था, तो आपकी इनकम में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता। जस्ट बिकॉज कि आपकी इकोनॉमी में मल्टीप्लायर की वैल्यू लो है तो आपको कैसा? एक स्टीपर टुवर्ड्स y एक्सिस कर्व देखने को मिलेगा। फाइन, अच्छा ये तो बात हुई लो अल्फा की वैल्यू की। अगर मैं बोल रहा हूं कि b की वैल्यू भी लो है, b की वैल्यू लो होने का मतलब दैट पीपल आर वेरी लेस रिस्पॉन्सिव विद द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत भारी चेंज भी आ गया ना तो भी लोग बहुत कम रिस्पॉन्स दिखाते हैं विद द चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइन, तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत भारी रेट से गिर गया तो आपकी इकोनॉमी की जो इनकम है उसमें आपको चेंज बहुत कम देखने को मिलेगा। मींस चेंज आपका खाली Y1 से Y2 पर जाएगा, बिकॉज पीपल आर वेरी लेस रिस्पॉन्सिव, कि बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा है तो भी बहुत कम ही अमाउंट उठाएंगे। फाइन, सो दीज आर द टू स्लोप्स अल्फा एंड बी of the IS curve. So that was all about the IS curve. Thank you so much guys.